आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि दृष्टि पब्लिकेशन से होगा और यह 2022 का चतुर्थ संस्करण है। क्विक बुक के तहत जो स्पेशल आपको इतिहास का बुक आता है, जिसमें आपको भारतीय इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न परीक्षाओं के लिए, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, सभी एग्जाम के लिए जिसमें इतिहास से प्रश्न आते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसमें आधुनिक भारत के इतिहास में भी हम लोग पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखेंगे भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय, यानी कि आपको 1757 से लेकर 1948 तक के बीच में अंग्रेजों ने जितने भी परिवर्तन किए, जितने भी कानून और नियम लाए, कि जितने भी शासकों से युद्ध हुए, उन सभी को बारीकी ढंग से समग्र रूप से इस बुक में दिया हुआ है। समझ लीजिए कि यदि आप इसे पढ़ लेते हैं तो आधुनिक भारत का लगभग आपको 75% भाग कवर हो जाता है। इसी से प्रश्न तमाम तरह के पूछे जाते हैं और बनते भी हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम प्रमाणिक बुकों का आपके सामने लाते रहते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग अब शुरू करते हैं। आपको ध्यान रखेंगे भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल से सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल। जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा प्लासी का युद्ध जीत लिए जाने के बाद एवं बक्सर का युद्ध जो है पूरी तरह से अपना वर्चस्व स्थापित कर लेने के बाद अंग्रेजों ने तमाम तरह के गवर्नर जनरल, गवर्नर, वायसराय नियुक्त किए और उसी के अंतर्गत भारत पर शासन किए। और शासन के दौरान तमाम तरह के जो परिवर्तन आए, उसी परिवर्तन से प्रश्न आए दिन एग्जाम में बनते हैं। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनते हैं आपको तो रॉबर्ट क्लाइव। कब से? तो 1757 से 60 तक बनते हैं। फिर उसके बाद आपको 1765 से 67 के लिए 2 साल के बाद बनते हैं इसमें। तो इनके समय में क्या परिवर्तन हुए, क्या युद्ध हुए, इससे प्रश्न निश्चित रूप से पूछे गए हैं। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की क्या हुई? विजय हुई। तो प्लासी का युद्ध हुआ था, ध्यान रखेंगे 23 जून को। पहले तो इसी डेट को याद रखेंगे, 23 जून को हुआ था। ठीक है, 23 जून 1757 को अंग्रेजों और आपको सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां एवं बिहार के लिए राजा सिताब राय और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ की नियुक्ति की गई थी। ध्यान रखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के समय में। अब उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। द्वैध शासन का तात्पर्य था कि आपको 1765 से लेके 1772 ईस्वी के कार्यकाल को के.एम. पणिक्कर, जो के.एम. पणिक्कर इतिहासकार थे, उन्होंने डाकू राज्य की संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने काफ़ी लूट खसोट मचा रखी थी और इन्होंने काफ़ी तरह से भारतीयों को लूटा। कब? 65 से लेके 72 तक में। जब 72 में द्वैध शासन आया तो वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो श्वेत विद्रोह भी रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। 1765 में इलाहाबाद की संधियाँ, यानी कि एक 12 अगस्त को हुई थी और इसी के 4 दिन के बाद एक 16 अगस्त को संधि हुई थी। 16 अगस्त को इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। सलावत जंग एवं आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा द्वारा दी गई थी। सलावत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि दी गई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों की स्थापना की। कहाँ? तो एक इलाहाबाद, मुंगेर और बांकीपुर। ध्यान रखेंगे, क्लाइव ने सेना की 3 केंद्रों की स्थापना की, इलाहाबाद, मुंगेर, बांकीपुर। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें वेंसीटार। तो इसमें इसके कार्यकाल नहीं पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि बंगाल में कौन कौन गवर्नर हुए। तो एक हो गया रॉबर्ट क्लाइव, से तो पहले ध्यान रखेंगे पहला था। उसके बाद वेंसीटाट हो गया। तो वेंसीटाट इसी के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर को हुआ था। और इस युद्ध के जीत लिए जाने के बाद आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा भारत पर कसा, यानी पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र में भारत आ गया। कार्टियर, तो कार्टियर का शासनकाल आपको 1769 से 72 में हुआ था। बंगाल में अकाल पड़ा था 1770 के बीच में। अब नेक्स्ट देखिए
वारेन हेस्टिंग्स तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था। देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया, जो क्लाइव ने लागू किया था इसे समाप्त कर दिया। और 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें क्या है कि बंगाल का गवर्नर देखना है, तो एक रॉबर्ट क्लाइव हो गया, एक वेंसीटाट हो गया और कार्टियर हो गया और वारेन हेस्टिंग्स हो गया, यानी कि 4 गवर्नर हुए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। तो जो अब बंगाल के गवर्नर जनरल है उसे हम लोग देखेंगे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल जो लास्ट बंगाल के गवर्नर थे उसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम बनाया गया। तो इसमें देखेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। किस अधिनियम के तहत? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसको भी ध्यान रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था, तो 1773 में प्रश्न पूछे गए हैं। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में होती है। 1701 किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। 1781 का अधिनियम, इसके तहत गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिलिंग एवं कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। और जो स्थापना हुआ था सुप्रीम कोर्ट का उस समय कलकत्ता में, उसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो बनाए गए थे एलिजा इम्पे को। ये अभी प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के। नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी, इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था कि जो सिक्किम के नंद कुमार थे इन पर झूठा मुकदमा लगाकर इन्हें न्यायालय से फांसी दिलवा दी थी, जिसके लिए इस न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। 1781 में मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ 1781 में। 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ। यानी कि आपको ध्यान रखेंगे प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1775 से 82 के बीच में। 82 22 और 1782 में संधि हुई, यानी कि सालबाई की संधि कब हुई? 1782 में। किसके किसके बीच में हुई? तो अंग्रेज और मराठों के बीच में हुई। उस समय वारेन हेस्टिंग्स था। 1784 यानी कि 1780 से 84 का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, मंगलौर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ मंगलौर की संधि। तो पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था आपको 67 से लेके 69 में हुआ था आपको आंग्ल मैसूर युद्ध। ध्यान रखेंगे उस समय आपको टीपू सुल्तान था, हैदर अली, उसके बाद हुआ आपको टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान आपको 1799 में मारा गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो उस समय हैदर अली था। तो इसमें देखिए संधि हुई थी, तो संधियाँ 3 हुई थी। क्या हुई थी? एक एम एक एस, यानी कि MS की संधि हुई थी, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो प्रथम द्वितीय तृतीय का तात्पर्य हुआ कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो कब होता है? तो आपको 67 से हो जाएगा 69 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, फिर उसके बाद आपको हो जाएगा 80 से 84 में, फिर उसके बाद हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1792 में। ठीक है, तो इसमें MMS की यानी मद्रास की संधि हो गया, मद्रास की संधि, फिर उसके बाद मंगलौर की संधि, क्योंकि मद्रास छोटा है, मद्रास क्या है? छोटा है। और उसके बाद मंगलौर की संधि, तो मंगलौर बड़ा है तो बड़ा एम। उसके बाद एस का मतलब श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गया। तो 3 संधियाँ हुई थी, इससे प्रश्न बनते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं उसमें। यह बुक बहुत ही प्रमाणिक है और इम्पोर्टेंट भी है, आप इसे एक बार देख लेते हैं तो आधुनिक भारत का लगभग आपका 80 से 75% के बीच में कवर हो जाएगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। एशियाटिक ऑफ सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1784 में विलियम जोन्स ने किया, वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में। चार्ल्स विल्किंसन को गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद का मतलब कि कार्यभार सौंपा गया था, जिन्होंने पूरा किया। और हितोपदेश के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं, आप जानते ही हैं, नारायण पंडित हैं। और गीता के लेखक कौन हैं? तो गीता के लेखक आपको वेद व्यास हैं। और इस तरह की गीता कहा जाए तो बाल गंगाधर तिलक भी लिखे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जिसे गीता को श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है, तो वेद व्यास हो जाएंगे। राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स। इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया, वारेन हेस्टिंग्स ने। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कराया था, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था। और अभिज्ञान शाकुंतलम यानी कि म का मतलब हो गया कि जितने भी कालिदास के आपको ग्रंथ हैं, जैसे कि रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, सभी में म आ रहा है। तो इसके लेखक जो हो जाएंगे आपको कौन हो जाएंगे?
कालिदास हो जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देशी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई थी, रिंग ऑफ फेस की नीति किसने अपनाई थी, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। यह प्रश्न पूछा गया है। प्रथम रोहिल्ला युद्ध 1774 में हुआ था। प्रथम रोहिल्ला युद्ध कब हुआ था, 1774 में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। 1775 में आसफुद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि हुई, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इससे प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। तो नोट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड बर्क द्वारा उस पर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया, परंतु 1795 में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट यह कहते हुए उसे मुक्त कर दी कि जो भी कार्य कर रहा था अंग्रेजों की शासन और उसके साम्राज्य की उन्नति के लिए कर रहा था, इसलिए महाभियोग इस पर ठीक नहीं है और उसे 95 में मुक्त कर दिया गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से काफ़ी मात्रा में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो पहले इसका शासनकाल देख लेते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से लेकर 93 तक था और एक बार 1805 में भी वह आया था। तो उसी समय इसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसको यहीं दफना दिया गया था। तो इसको हम लोग इसमें देख लेंगे। तो जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में सौंप दिए गए, किसके समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, जिसमें लास्ट में युद्ध हुआ तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में, ध्यान रखेंगे। उस समय टीपू सुल्तान था। कॉर्नवालिस संहिता यानी कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। न्यायिक विभाग का राजस्व विभाग से पृथककरण हुआ कॉर्नवालिस के समय में, और शक्ति का पृथककरण सिद्धांत भी लागू हुआ कॉर्नवालिस के समय में। 1790 से 92 में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर 4 सर्किट कोर्ट कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना की स्थापना की गई। फौजदारी का तात्पर्य होता है जो भी मारपीट के झगड़े आते हैं आपको फौजदारी के अंतर्गत आते हैं, और दीवानी के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपको चल संपत्ति हो गया, अचल संपत्ति हो गया, आपको इस तरह के मामले दीवानी में आते हैं। बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू हुआ था। इस प्रश्न को देखिए आप 100% ध्यान रखेंगे कि जो बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त कौन लाया था, कॉर्नवालिस। कब, 1793 में। इससे प्रश्न पूछे गए हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक, प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवा प्रारंभ की किसने, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। और पुलिस व्यवस्था का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट इसमें अगला देखते हैं सर जॉन शोर। तो सर जॉन शोर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसे देखते हैं। यह बुक आपको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको परचेज करके पढ़ भी सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है सर जॉन शोर। तो 1793 से 98 में इसका शासनकाल था। पहले इस बात को, शासनकाल को ध्यान रखेंगे। और 1793 का चार्टर अधिनियम इसी के समय में लाया गया था और अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई, लेकिन अपवाद स्वरूप अवध के उत्तराधिकारी के विषय पर हस्तक्षेप किया। द्वितीय रोहिल्ला युद्ध हुआ था 1794 में, पहला हुआ था 1774 में और उसके बाद हुआ 94 में। निजाम और मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई 1795 में। देखिए इस डेट को तो आप ध्यान रखेंगे, निजाम एवं मराठों के बीच जो खुर्दा की लड़ाई हुई थी 1795 में हुई थी, सर जॉन शोर के समय में। जब लड़ाई हुई खुर्दा की तो क्या हो गया, शोर हो गया, बहुत शोर हो गया, यानी देश जान गया। तो शोर का तात्पर्य हो गया सर जॉन शोर, 1795। लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल पहले देख लेते हैं। 1798 से 1805 तक है। यह स्वयं बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेस्ली जो था अपने आप को बंगाल का शेर कहता था कि हम बंगाल का क्या हैं, शेर हैं। कौन कहता था, लॉर्ड वेलेस्ली। तो अब इसमें देखते हैं आपको सहायक संधि की नीति 1798 में प्रारंभ की। सबसे पहले 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम के साथ हुई। ध्यान रखेंगे, भारत में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत में सहायक संधि का जनक जो जाना जाता है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को जाना जाता है। ठीक है, डुप्ले को जाना जाता है। किसको, भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले, उसी ने सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत की थी। लेकिन एक लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी तो सबसे पहले 1798 में प्रारंभ हुआ और यह संधि निजाम के साथ की। किसके, हैदराबाद के निजाम के साथ हुई। किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने की। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था और सारी जो इसकी संपत्तियां, राज्य था, हड़प लिया गया अंग्रेजों द्वारा। अब उसके बाद देखते हैं मैसूर
मैसूर का जो सहायक संधि के तहत विलय हुआ 1799 में, तंजौर का भी 1799 में हुआ, अवध का 1801 में प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। और देखिए इसको ध्यान रखेंगे, 4 है, एक है हैदराबाद का निज़ाम सबसे पहले हो गया, उसके बाद हो गया मैसूर 99, तंजौर भी 99 और अवध 1801 प्रशासन को हाथ में ले लिया। बसीन की संधि हुई थी 1802 में, अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी, 2 में, ध्यान रखेंगे 1802 में। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 से 5 में हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया, जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की पहली घटना मानी जाती है। इसके अंतर्गत अब संपादक, मुद्रक व स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था और सभी प्रकार के तत्वों, प्रकाशक सामग्री को सरकार के पास प्री सेंसरशिप हेतु भेजना होता था। लॉर्ड लेक ने नेतृत्व में 1803 में अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और ऑक्टरलोनी लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट बना। यह ब्लेजली के समय की बात है। 1802 में एमिन्स की संधि के तहत पांडिचेरी व पुनः फ्रांसीसियों को दे दी गई। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को जो फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था, वो सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए, उस समय आप कह सकते हैं कि ICS के प्रशिक्षण के लिए हुआ था, किंतु 1802 में इसको बंद कर हेलबरी में प्रशिक्षण दिया गया। इसको बंद कर दिया गया और हेलबरी में बनाया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सर जॉर्ज बारलो। तो रियासत में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी कि नीति का समर्थक किया। और बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था, सर जॉर्ज बारलो के समय में हुआ था। तो बेल्लोर का सिपाही विद्रोह क्यों हुआ था? तो बारलो और बेल्लोर का विद्रोह और बाली, तो जो कानों में बालियां और माथे पर टीके न लगाने देने की वजह से 1806 में विद्रोह। देखिए कैसे याद कीजिएगा, कानों में बाली और बारलो और बेल्लोर, तीनों एक ही मैच कर रहा है कि सर जॉर्ज बारलो, बेल्लोर और कानों में बाली न पहनने देने की वजह से सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम, तो इसका जो शासनकाल था देख लीजिए 1807 से 13। ये शासनकाल नहीं पूछे जाएंगे, इसके इंपॉर्टेंट गवर्नरों के ही पूछे जाते हैं, तो आप इसको नाम याद रखेंगे। चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि अप्रैल 1809 में हुई। इसको आप ध्यान रखेंगे, यह पूछा जाता है कि चार्ल्स मेटकॉफ की संधि किसके बीच में हुई? तो रणजीत सिंह, और अंग्रेज भी कह सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी, कब? 1809 में, और उस समय आपको लॉर्ड मिंटो प्रथम था। इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अमृतसर की संधि कब हुई थी? देखिए चार्ल्स मेटकॉफ की संधि भी इसको कहा जाता है, जो कि 1809 में ही हुई थी। और अमृतसर की संधि भी कब हुई थी? तो 1809 में। सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि की किसने? लॉर्ड मिंटो प्रथम ने। 1813 का चार्टर एक्ट आया और इसमें आपको 1 लाख रुपए भारतीयों को शिक्षा पर खर्च करने के लिए दिया गया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और चाय और चीनी का आप नाम सुने ही होंगे कि चाय और चीनी का व्यापार भी इन लोगों को करने के लिए 20 साल तक दिया गया, लेकिन 1833 में जब विलियम बेंटिंक आया तो इसे समाप्त कर दिया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें अगला, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में देखते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23, तो इसके समय में जो घटनाएं घटित होती है उसे ही ध्यान रखना है, इससे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं अभी तक। तो आंग्ल नेपाल युद्ध तो 1814 से 16 में हुआ था। सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, जो आपको सुगौली की संधि और भारत और नेपाल के बीच में हुआ था अभी हाल ही में। काला पानी, ध्यान रखें, काला पानी, लिम्पिया धुर्रा को लेकर विवाद हुआ था आंग्ल और नेपाल के बीच में। कह रहा था कि हमारा हिस्सा है, कौन? नेपाल। तो स्पष्ट तौर पर भारत सरकार ने कहा कि अंग्रेजों के समय में ही संधि हुई थी, अंग्रेज उस समय भारत में शासन कर रहे थे, इसलिए हिस्सा आपको उत्तराखंड में पड़ता है, हमारा है, इसलिए आपको इसका हक नहीं है। तो इसको लेकर तनाव भी हुआ था, आए दिन आप देखे होंगे मीडिया में। अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो 1816 से 19 तक मराठा परिसंघ की कंपनी के साम्राज्य में विलय हुआ। सुगौली की संधि के बाद, सुगौली की संधि याद रखेंगे 1816 में हुआ था नेपाल और अंग्रेजों के बीच में। उस समय नेपाल के अमर सिंह थापा थे, युद्ध में समर्पण कर दिए थे। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि कब दी गई? सुगौली की संधि के बाद। 1818 में ब्रिटिश रेजिमेंट चार्ल्स मेटकॉफ को राजपूत रियासतों के साथ संधि की और 1818 में ही पेशवाई को समाप्त भी किया गया था, आप जानते हैं। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। देखिए 1817 कलकत्ता में डेविड हेयर हिंदू कॉलेज और राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। डेविड हेयर ही किया था, लेकिन राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था।
पिंडारियों का दमन और पेशवा पद की समाप्ति। देखिए पिंडारियों का दमन और पेशवा पद जो है समाप्त किया गया था 1818 में, इसे आप ध्यान रखेंगे। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। यह कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए 1818 को ध्यान रखेंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में लागू हुआ। मद्रास के गवर्नर उस समय टॉमस मुनरो थे। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई। देखिए रैयतवाड़ी रैबी 20 और 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। देखिए रैयतवाड़ी 20 और महलवाड़ी 22। 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू बंगाल में किया गया। टेनेंसी एक्ट किसके समय में लाया गया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में लाया गया। कब? 1822 में। कहाँ? बंगाल में। अब नेक्स्ट देखिए, थोड़ा मेहनत तो लगेगा लेकिन आपका क्लियर हो जाएगा। लॉर्ड एमहर्स्ट, तो इसका शासनकाल नहीं पूछे गए हैं, इसमें 1823 से 28 ध्यान रखेंगे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 से 26 में हुआ था, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। और यान्डबू की संधि भी हुई थी, तो 1826 में हुई थी। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि सिपाही विद्रोह, इसे सिपाही विद्रोह भी, देखिए सैन्य का मतलब सिपाही विद्रोह भी बैरकपुर में हुआ था। बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। 1824 में हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में, इसे ध्यान रखेंगे। लॉर्ड विलियम बेटिंग, इससे तो देखिए इसका कार्यकाल भी याद रखना है, नाम भी याद रखना है और प्रत्येक चीज़ इसका याद रखना है, क्योंकि इससे प्रश्न आए दिन पूछे गए हैं। तो सती प्रथा पर रोक 1829 में लगाई। धारा ध्यान रखेंगे, धारा आपको 17 के तहत, धारा 17 के तहत सती प्रथा पर रोक लगाई। और इसमें भारतीय जो समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, इन्हीं के प्रयास से रोक लगाई 1829 में। ठगी प्रथा का अंत किया 1830 में कर्नल स्लीमैन के सहयोग से। ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत कर दिया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया। कहने का मतलब जो अंग्रेजों के चापलूस थे, उस समय चापलूस थे, उन्हीं को सरकारी सेवा में रखा जाता था। लेकिन विलियम बेटिंग आया तो कहा कि नहीं, धारा 87 एक जोड़ दिया और कहा कि जो योग्य होंगे वही सेवा के हकदार होंगे, यानी कि जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। डायलॉग है ना आपको ऋतिक रोशन का। इस अधिनियम के तहत आपको लाया 1833 अधिनियम के तहत। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। कर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद किया और न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया। और कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में बुद्धू भगत इसका नेतृत्व कर रहे थे। अब देखते हैं, आपको ध्यान रखेंगे, यह आपको बंगाल का जो गवर्नर जनरल था लास्ट था। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेटिंग लास्ट था। लॉर्ड विलियम बेटिंग लास्ट था बंगाल का गवर्नर जनरल, लेकिन भारत का गवर्नर जनरल भी यहीं फर्स्ट था। इस बात को आप ध्यान देंगे और देखेंगे यहाँ भी। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग तो 1800 ध्यान रखेंगे 1833 से 35। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेटिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो हुआ आपको वारेन हेस्टिंग्स। कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। और लास्ट कौन हुआ? तो विलियम बेटिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल हुआ, ध्यान रखेंगे, कौन हुआ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर हुआ क्लाइव। कौन हुआ? क्लाइव। ध्यान रखेंगे। अफीम के व्यापार को नियमित किया। अब केवल बम्बई से ही निर्यात की जा सकती थी अफीम। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आगरा प्रेसिडेंसी 1834 में स्थापित विलियम बेटिंग के समय में हुई। विधि आयोग का गठन भी हुआ। और विलियम बेटिंग से सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न पूछा जाता है यह कि 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा माध्यम बनाए जाने की घोषणा की थी लॉर्ड मैकाले के संबंधी। ध्यान रखें, लॉर्ड मैकाले का जो शिक्षा नीति आया था 1835 में, विलियम बेटिंग के शासनकाल में ही आया था। यह प्रश्न पूछा गया है। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग, कछार को रियासतों का विलय कर लिया। इसने भी कुप्रशासन का आरोप लगा के मैसूर, कुर्ग, कछार को विलय कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड मेटकॉफ, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसे कहा जाता है। जो भी प्रतिबंध लगाया था इसे समाप्त कर दिया। जो कि पहले लगाया गया था इसे समाप्त कर दिया। लॉर्ड ऑकलैंड, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 के बीच में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में।
उसके बाद भारत में शिक्षा एवं पश्चात चिकित्सा पद्धति का विकास भी इसने किया। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। पहले उसका शेरशाह सूरी नाम था क्योंकि उसके समय में आपको ध्यान रखेंगे पेशावर से आपको जो NH2 कहा जाता है, NH2 यानी कि दिल्ली से जो दिल्ली यानी पेशावर से दूधी को कोलकाता तक जो जुड़ता है उसी को बनवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। तो इसको क्या कर दिया कि जीटी रोड नाम रख दिया। 1838 में ऑकलैंड, रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा के साथ त्रिपक्षीय संधि हुई थी 1838 में ऑकलैंड के समय में। अब देखते हैं नेक्स्ट एलनबरो। तो इसका कार्यकाल भी याद रखना है, कार्यकाल से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका कार्यकाल था 1842 से 44। तो ओल्ड मैन इन हरी उपनाम सिंध का, देखिए लॉर्ड एलनबरो का नाम था ओल्ड मैन इन हरी, इसका उपनाम था। सिंध का विलय ही 1843 में आपको एलनबरो के समय में हुआ। सिंध का विलय ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है प्रश्न। भारत में दास प्रथा का अंत 1843 के तहत अधिनियम 5 के तहत किया गया था। ध्यान रखेंगे, हमने एक पोस्ट किया था यूट्यूब पर प्रश्न, तो सभी लोगों ने लगभग आपको आंसर दिया था लॉर्ड विलियम बेटिंग को। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड एलनबरो जो है दास प्रथा का अंत धारा यानी कि अधिनियम 5 के तहत 1843 में किया। और एक और डेट याद रखना है, जो रविवार की छुट्टी है, रविवार की छुट्टी भी प्रारंभ हुई थी 1843 में ही। कब हुई थी? 1843 में, और एलनबरो के समय में ही हुई थी। 1843 से 44 में देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना प्रस्तुत की गई एलनबरो के समय में। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 में एवं लाहौर की संधि हुई थी आपको 46 में। ध्यान रखेंगे। और लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल 44 से लेकर 48 तक था। और खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नर बलि प्रथा पर रोक, देखिए सबसे प्रश्न यह पूछा जाता है कि किसने नर बलि प्रथा पर रोक लगाई। तो जो नर बलि प्रथा पर रोक लगाई लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने, जो कि खोंड जनजाति थी, क्या करती थी कि अपने भगवान को खुश करने के लिए मानव की बलि दिया जाता था। उसमें क्या किया जाता था? मानव को बलि दिया जाता था। ये तो एकदम बिल्कुल गलत बात है। इसने अगर रोक लगाई तो बिल्कुल ही सही किया। लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी देखते हैं। इससे देखिए भारत का उद्धारक भी कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। इससे प्रश्न आपको काफ़ी मात्रा में आए दिन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि कितना यह कार्य किया होगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पहले तो 1848 से 49 में इसी के समय में हुआ था। पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय हो गया 1849 में। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851 से 52 में डलहौजी के समय में हुआ। और लोअर बर्मा तथा पेगू का अधिग्रहण भी 1852 में इससे की समय में हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ध्यान रखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो इन्होंने पद्धति लागू की थी यानी कि राज्य हड़प की नीति की, यह सबसे इसीलिए फेमस हुआ लॉर्ड डलहौजी। और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्यक्तिगत सिद्धांत जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया। और इसका शासनकाल याद रखना है 1848 से लेकर 56। इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे एक ट्रिक है, आपको बता देते हैं। आपको स जय स ब उ झ ना, यही ट्रिक है कि सजैस बहुझना। इसमें इतना राज्यों का विलय हुआ किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। सजैस का मतलब हो जाएगा सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उसके बाद ब से हो जाएगा बहुझना बघाट, उसके बाद उड़ीसा कह सकते हैं, बघाट के बाद उदयपुर भी कह सकते हैं, उसके बाद झांसी और नागपुर। तो इसका विलय हुआ सजैस बहुझना का, ध्यान रखेंगे। और इसमें देखेंगे कि कब कब विलय हुआ। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले सतारा का 1848 में हुआ। जैतपुर संभलपुर का एक ही साथ हुआ 1849 में। बघाट का हुआ, आपको ध्यान रखेंगे, जो उड़ीसा में पड़ता है, 1850 में। उदयपुर का 1852 में हुआ। और झांसी का 53 में हुआ। नागपुर का 54 में हुआ। ती से क्या हो जाएगा 53, ना चा से क्या हो जाएगा 54। अवध का तो सभी लोग जानते हैं 56 में हुआ था। और अवध का विलय जो आपको राज्य हड़प नीति के अंतर्गत नहीं हुआ था, कुशासन का आरोप लगा के आपको इसका विलय किया गया था, किसका? अवध का। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये रोक की वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे गए हैं। 1855 में करौली का भी विलय किया गया, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, कहा कि नहीं यह असंवैधानिक है, अर्थात इसे वापस लौटाना पड़ा। एक मतलब चापलूसी किया भारतीयों के प्रति कि हम लोग बहुत न्याय की वजह से काम कर रहे हैं, लेकिन इसको भी चाहता तो ये लोग कर लेता। अवध का विलय आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगा के किया गया था।
किसके रिपोर्ट पर, आउटरम रिपोर्ट के, किसका, अवध का, ध्यान रखेंगे। 1853 में बम्बई एवं ठाणे यानी कि थाना के बीच में प्रथम रेल चली थी, और यह जो रेल चली थी आप ध्यान रखेंगे 34 किलोमीटर रेल चली थी। और यह जो कंपनी बनाई रेलवे को वो भारत में पेनिनसुला, जो पेनिनसुला कंपनी है इसी ने रेलवे का निर्माण की थी डलहौजी के समय में, 1853 में चली थी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 1854 में डाकघर अधिनियम भी पारित किया गया। देखिए रेलवे की भी शुरुआत किया, डाकघर की भी शुरुआत किया, और उसके बाद चार्ल्स वुड का शिक्षा नीति जो 1854 में आया था, डलहौजी ने ही शुरुआत किया। और भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल भी दिया गया। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा तैयार किया, जिसके आपको नेतृत्व करता थे भारतीय कौन थे, ईश्वरचंद विद्यासागर थे, ईश्वरचंद विद्यासागर थे। इन्हीं के प्रयास से मसौदा तैयार हुआ, लेकिन यह क्या हुआ कि उस समय चला गया था, और इसके बाद आपको कैनिंग का शासनकाल आ गया। तो जब कैनिंग का शासनकाल आ गया तो इसको समाप्त कर दिया गया, विधवा पुनर्विवाह को आपको मतलब कि अधिनियम बना दिया गया, और जो विवाह नहीं हो रहा था उसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब कोई भी विधवा औरत अब शादी कर सकती थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। 1854 में डाकघर अधिनियम, 1853 में रेल चली थी, और इसको ध्यान रखना है। चार्ल्स का वुड जो शिक्षा नीति आया था 1854 में, इसको आप रोक के सजैस बहुझना ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें किसी का भी डेट पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। अवध का तो याद रखना ही है, करौली का भी याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, उसमें और इतना काम है, अभी उतना ही नहीं है। सिक्किम को भारत में मिला लिया, किसने, हड़प रहा था यह, तो अपने अधिकार में मिला लिया डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना की थी पीडब्ल्यूडी की, वो डलहौजी के समय में ही की गई थी। और इसी के तहत गंगा नहर का निर्माण हुआ तथा पंजाब में बारी दोआब में 2 नहरों का निर्माण भी हुआ। देखिए कितना अच्छा काम है, ये तो अच्छा काम है। बंगाल के लिए इसने उप गवर्नर का पद सृजित किया, तथा जो प्रदेश नए नए अधिगृहित किए गए थे उन्हें प्रत्यक्ष शासन में ले लिया, और इसे नॉन रेगुलेशन सिस्टम कहा गया। 1854 में शिक्षा के सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया, इसने भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा आपको ध्यान रखना है कि 1215 ईस्वी में जॉन किंग के समय में ब्रिटेन में जो मैग्ना कार्टा था सर्वसाधारण लोगों का एक मौलिक अधिकार था जो कि इसने कहा। मौलिक अधिकार जानते ही हैं कि अनुच्छेद 32 जो है 12 से 35 तक के बीच में भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा, और भाग 3 भी आता है कि किसको कहा जाता है, तो भाग 3 को, 3 में ही 32 है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि इसने मैकाले की टपकन पद्धति को त्याग दिया, जो 1835 में लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी टपकन पद्धति को त्याग दिया, और प्रारंभ में शिक्षा देसी भाषा में देने की अनुशंसा के साथ स्त्री शिक्षा तथा निजी क्षेत्रों को भी शिक्षा में निवेश की अनुशंसा की गई। निवेश का मतलब आप शिक्षा में विद्यालय खोल सकते थे। पेशवा के पेंशन को समाप्त कर दिया। पेशवाई को तो ध्यान रखना है 100% की, कब समाप्त किया अंग्रेजों ने, तो 1818 में, और पेंशन को भी समाप्त कर दिया, आपको ध्यान रखना है। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, और सिद्धू कानू इसके नेतृत्व करता थे, ध्यान रखेंगे सिद्धू कानू। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया और वहाँ एक सैन्य मुख्यालय भी गठित किया। डलहौजी को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग कर एक नया विभाग, शिमला को इसलिए बनाया गया कि ब्रिटेन या ध्रुवीय प्रदेश के लगभग में करीब में पड़ता है, तो वहाँ ठंडा प्रदेश है, यूरोप क्या है, ठंडा है, तो ठंडा के लिए इसने कहा किया कि शिमला को अपना राजधानी बनाया। ग्रीष्म मतलब गर्मी में इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया, शिमला, जो कि ठंडा रहेगा। अब देखते हैं लॉर्ड कैनिंग, तो 1856 से 57, तो 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसके समय में, तो कैनिंग के समय में। और भारत का अंतिम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था। और एक बात ध्यान रखना है, जो मसौदा तैयार किया गया था विधवा पुनर्विवाह का डलहौजी के समय में, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही इसे समाप्त कर दिया गया, यानी कि इसे अब विवाह करना अनिवार्य कर दिया गया कि कोई भी स्त्री है तो अगर चाहती है कि हम विवाह करेंगे तो विवाह कर सकती है, कानून लाया गया था। वो इसमें ईश्वरचंद विद्यासागर अग्रणी भूमिका निभाए थे, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें भारत के वायसराय, तो भारत के जो वायसराय थे तो ध्यान रखना है। और 1857 की क्रांति हुई थी, आपको जो
ईस्ट इंडिया कंपनी के लूट खसोट से जो क्रांति हुई थी 1857 का विद्रोह, जो कि 10 मई को हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। तो यह कैनिंग के समय में ही हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह था आपको लॉर्ड पामस्टर्न था। कौन था? लॉर्ड पामस्टर्न। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62 भारत का प्रथम वायसराय बना। देखिए अब जो भारत का गवर्नर जनरल था लास्ट कैनिंग, तो इससे अब क्या किया कि इस विद्रोह को जो हुआ काफ़ी खलबली देश में मचा दिया, और वहाँ के ब्रिटेन के संसद ने कहा कि नहीं, अब कंपनी को शासन को समाप्त कर दिया, और कंपनी के शासन को समाप्त करके अब एक भारत में ब्रिटेन का प्रतिनिधि, जिसे वायसराय कहा जाता था, उसके अधीन अब शासन चलाने की जिम्मेदारी ली। तो उसी के अंतर्गत इसके प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। 1858 का भारत शासन अधिनियम कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज यानी कि क्राउन के हाथ में चला गया, और इसी का प्रतिनिधि होता था वायसराय। अब नेक्स्ट देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। सितंबर 1859 में नील विद्रोह हुआ था। ध्यान रखेंगे, इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि नील विद्रोह कब हुआ? तो 1859 में, कैनिंग के समय में। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ कब? 1859 में। नागरिक विधि संहिता 1859 में। भारतीय दंड संहिता, जिसे आपको आईपीसी कहा जाता है, इंडियन पेनल कोड, तो 1860 में कैनिंग के समय में ही लागू हुआ। और फौजदारी विधि संहिता आपको 1861 में निर्माण हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भी लागू किया गया, ध्यान रखेंगे, जिसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई थी 1861 अधिनियम के तहत ही। और अध्यादेश जानते ही हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करते हैं, और राज्यपाल इसी से बना लीजिएगा 213। देखिए 213 तो इसके अंतर्गत जारी करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ तथा संपूर्ण देश में एक दंड संहिता लागू हुई, और पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखेंगे, भारत में पहली बार आयकर लगाया गया, जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिए भारत में आयकर लगाने का जो रिपोर्ट दिया था, किसने दिया था? विल्सन ने दिया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। अब इसमें आगे देखते हैं आपको लॉर्ड एल्गिन प्रथम। तो देखिए आपको बता देते हैं कौन गवर्नर जनरल याद करना है। एक किसको, इसके कार्यों को 100% याद कर लीजिएगा। कैनिंग, डलहौजी हो गया, ठीक है, और आपको एक वारेन हेस्टिंग्स हो गया, इसके कार्यों को याद कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके कार्यों को याद कर लीजिएगा। इसके प्रत्येक कार्यों को आपको याद होना चाहिए। सिंध का जो है विलय वो एलनबरो के समय में हुआ, इसको भी याद रखना है। इससे प्रश्न आए दिन पूछे कभी भी जा सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको लॉर्ड एल्गिन प्रथम। तो 1862 से 63 में इसका कार्यकाल था। प्रथम बहावी जो आंदोलन था, बहावी आंदोलन का दमन इसी ने किया था। और 1862 में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। ध्यान रखेंगे, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की हुई थी। लेकिन दूसरा याद रखना है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना एल्गिन के समय में हुई थी। कुछ स्रोतों में 1865 बताया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड जॉन लॉरेंस था, उसके समय में भूटान युद्ध हुआ था 1865 में, और इसका जो कार्यकाल था 64 से 69 था लॉर्ड जॉन लॉरेंस का। इसमें कार्यकाल इसका नहीं पूछा जाएगा, कन्फर्म रहिए। इसके कार्यों को देख लेते हैं। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 में, बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 69 में भीषण अकाल पड़ा, और कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना की। कैंपबेल पूछा जाता था, कैंपबेल अकाल आयोग से संबंधित था। अफगानिस्तान में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जॉन लॉरेंस ने। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी स्थापना हुई थी, 1866 में। अब देखिए लॉर्ड मेयो से प्रश्न बनते हैं। इसका कार्यकाल 1869 से 72 तक था। तो भारतीय युवराजों के अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड मेयो ने। आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की मेयो ने। कृषि विभाग की स्थापना की मेयो ने। और 1872 में भारत की पहली जनगणना की शुरुआत इसी के समय में हुई थी, 1872 में, ध्यान रखेंगे, लेकिन नियमित नहीं थी। और 1881 में जो लॉर्ड रिपन आया उसके समय में नियमित कर दी गई। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। विवेक मतलब विवाह विच्छेद, विच्छेद का मतलब क्या होता है? तलाक। विच्छेद का मतलब होता है तलाक। भारतीय विवाह तलाक अधिनियम 1869 में लागू किया गया। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का भी गठन मेयो के समय में हुआ था। पोर्ट ब्लेयर में शेर अली द्वारा इसकी हत्या कर दी गई चाकू मारकर। ध्यान रखेंगे,
इसी तरह से यह घूम रहा था तो कैदी ने देख लिया, तो कैदी या अंग्रेज कौन उसके रिश्तेदार थोड़ी ना लगते थे, बस क्या किया, शेख अली थे, शेर अली थे, तो शेर किसी से डरता है जी, नहीं डरता है। शेर किसी से डरेगा, नहीं डरेगा। बस शेर ने क्या किया कि लॉर्ड मेयो को चाकू से घोंप कर इसकी हत्या कर दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखें। किसने हत्या की, तो शेर ने। किससे, चाकू से, शेर अली। ध्यान रखेंगे, ट्रिक है याद करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें लॉर्ड नॉर्थब्रुक को देखते हैं। 1872 से 76 इसका शासनकाल था। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा जो इसी के लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुई थी 1875 से 76 में। अलीगढ़ में सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की प्रोत्साहित किया गया लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रश्न लॉर्ड नॉर्थब्रुक से यह पूछा जाता है कि 1872 में पंजाब में कुका विद्रोह का दमन किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। और इसके नेतृत्व कौन किए थे, तो गुरु राम सिंह कुका किए थे, गुरु राम सिंह कुका। ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि भारतीय एविडेंस एक्ट, यानी कि एविडेंस एक्ट जो अभी भी भारतीय न्यायालयों में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर 124 सुप्रीम कोर्ट, आपको 124, 214 हाई कोर्ट और 233 जिला न्यायालय, इसको तो पहले याद रख लीजिएगा। तो 124 है। तो यह सुप्रीम कोर्ट में भी आज भी एविडेंस एक्ट लागू है। 1872 का ही एविडेंस एक्ट अभी भारत में चलता है। लॉर्ड लिटन देखते हैं 1876 से 80। तो लिटन विख्यात कवि, उपन्यासकार, निबंध लेखक था। साहित्य जगत में ओवन मेरीडेथ के नाम से लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। देखिए हर दशक में लगभग अकाल पड़ता था, क्योंकि उस समय कोई सिंचाई की न डैम था, न ट्यूबवेल था, किसी की तो व्यवस्था थी नहीं, प्राकृतिक पर निर्भर थे लोग। तो 1876 से 78 में भयंकर दुर्भिक्ष अकाल, जिसमें मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्सों में तथा पंजाब बुरी तरह से प्रभावित हुए। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ था। ध्यान रखेंगे। तो पूछा जाता है प्रश्न कि रिचर्ड स्ट्रेची का संबंध किससे है, तो अकाल आयोग से है। किसके समय में गठित हुआ था, तो यह लॉर्ड लिटन के समय में गठित हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 में हुआ। ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। ध्यान रखेंगे। राजकीय उपाधि अधिनियम या शाही पद अधिनियम 1876 में लागू हुआ। देखिए इसमें क्या हुआ था कि उस समय तो समूचे भारत में देखिए लगभग अकाल पड़ा था, लेकिन यह लोग क्या किए थे कि शाही पद अधिनियम लागू किए और खूब रुपए खर्च किए। राजा के मतलब स्वागत में खूब रुपए खर्च किए भारत में। इस बात को ध्यान रखेंगे। लोगों के बीच में यह आक्रोश की भावना थी उस समय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित कर देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो सबसे प्रश्न आता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया, तो 1878 में। किसके समय में, तो लॉर्ड लिटन के समय में। इसमें क्या था कि कोई भी अंग्रेजों के समय में कोई भी कंपनी यदि किसी भी प्रकार का बात छापती थी अंग्रेजों के विरुद्ध, तो उसकी कंपनी, संपत्ति, प्रेस सभी को जब्त कर लिया जाएगा और मालिक को जेल भेज दिया जाएगा। और अमृत बाजार जो पत्रिका था, इस जो कि बंगला में प्रकाशित होता था, तो अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर लिया इन लोगों के डर से। इस बात को ध्यान रखेंगे। 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित करके शस्त्र रखने और इसके व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। और यह दिया जाता था केवल अंग्रेजों को, भारतीयों को लाइसेंस नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि लोगों को इसलिए लाया गया कि भारतीय भी रखते थे और जहाँ कुछ भी होता था तो टाँग मार देते थे। जब मार देते थे तो लोगों को डर हो गया, इसीलिए यह कानून ला दिया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 में हुआ था। द्वितीय अफगान युद्ध किसके समय में, लॉर्ड लिटन के समय में। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। अब बताइए कि 19 वर्ष में तो हम लोग अभी ग्रेजुएशन भी पास करते हैं किसी तरह से। कहा कि नहीं, भारतीयों को सिविल सेवा में जाने से रोकने के लिए कितना घटिया कदम ही उठाया लॉर्ड लिटन ने, कि कहा कि 19 वर्ष में यदि आप ICS बनना, पहले तो ICS ही था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले बने थे, तो ICS आपको 19 वर्ष में आप बनेंगे तो बन जाइएगा। केवल यह भारतीयों के लिए लागू था, अंग्रेजों के लिए लागू नहीं था, जो कि बहुत ही गलत बात है। अब नेक्स्ट देखिए 19 वर्ष में कौन बनेगा, अब कब पढ़ाई कीजिएगा। लॉर्ड रिपन देखते हैं। भारत में स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय था। किसने कहा था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में
लॉर्ड रिपन को। अब क्यों कहा, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या किया था। अफगानिस्तान से संधि की 1881 में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। सबसे पहले तो अच्छा काम किया कि जो आपको लिटन ने लागू किया था कि संपत्ति और प्रेस जब्त कर लिया जाएगा, इसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया, तो अच्छा हुआ। श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, यह पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान रखेंगे, रिपन के समय में लाया गया। मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी 1881 में, जो कि हड़प लिया गया था, उसको लौटा दिया गया। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति नियमीकरण की गई। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 में लाया गया, किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय। भारत में स्वशासन का देखिए जनक स्पष्ट तौर पर यहाँ लिखा है, और मदन मोहन मालवीय ने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की नियुक्ति 1882, जिसे 1854 के बाद देश में शिक्षा की दिशा में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर किए गए सुधार व प्रयासों की समीक्षा कर दी थी। तो वह प्रश्न पूछा जाता है कि हंटर आयोग का संबंध किससे है, तो हंटर मारने से नहीं है, यह शिक्षा से संबंधित है। किसके समय में लाया गया था, तो लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था, ध्यान रखेंगे। इल्बर्ट बिल विवाद, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 1883 को ध्यान रखना है, कई बुकों में 1883 दिया गया है। तो इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ। इसमें क्या था कि इल्बर्ट बिल के द्वारा यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई हेतु भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं या पाबंदियों को हटा दिया गया, अर्थात अब भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों से जुड़े मामले की सुनवाई कर सकते थे। इस प्रावधान को यूरोपीय लोगों ने विरोध किया। इसका तात्पर्य हुआ कि जो मान लीजिए कि यह अंग्रेज हो गया, तो जो अंग्रेज मारपीट करते थे भारतीयों के साथ या अपने में भी, तो इसकी सुनवाई भारतीय न्यायाधीश सुन सकते थे। पहले नहीं सुन सकते थे, लेकिन लॉर्ड रिपन ने कहा कि नहीं, अब भारतीय न्यायाधीश भी आपकी मुकदमा को सुनेंगे। तो इसीलिए ये विरोध किया, कौन, अंग्रेजों ने, कि नहीं, हमारी जो मुकदमा होगा अंग्रेज न्यायाधीश ही सुनेंगे। क्योंकि ये लोग तो क्या करते थे कि भेदभाव करते थे, अंग्रेजों को न्याय दे देते थे, अंग्रेजों की गलती भी होती थी तो न्याय दे देते थे। अगर भारतीय न्यायाधीश होंगे तो अंग्रेजों को थोड़ी ना न्याय देते, उसमें जिसका हक होता उसी को दिया जाता। इसीलिए इन लोगों ने विद्रोह किया। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में आया, तो लॉर्ड रिपन के समय में आया। कब, तो 1883, याद रखना है, लुसेंट में भी दिया 1883, इसे ध्यान रखेंगे। नियमित जनगणना, जो 1872 में मेयो के समय में जनगणना की प्रारंभ किया गया था, इसे नियमित कर दिया, किसने, रिपन ने। और आज भी मतलब प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होती है। हालांकि अभी तो रिपोर्ट नहीं आया है 2022 वाला, जो 21 का जनगणना हुआ है 2022 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। तो मदन मोहन मालवीय स्टेटमेंट दे दिए, और एक आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, यानी कि सभी काम इसने अच्छा ही किया था। लॉर्ड डफरिन, तो लॉर्ड डफरिन जो था, ध्यान रखेंगे, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई, जिसमें आपको 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहले अधिवेशन में, ध्यान रखेंगे। और ए ओहिम इसके संस्थापक थे, और डफरिन के समय में हुआ था। ए ओहिम असैनिक सेवक थे, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 और पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 पारित किया गया, किसके समय में, डफरिन के समय में। नागरिक सेवा के विकास के लिए एशिचन आयोग भारत आया, डफरिन के समय में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में, डफरिन के समय में ही हुई। और लॉर्ड लैंसडाउन को देखते हैं, इसका शासनकाल 1888 से 94 था। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 लाया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अस्तित्व में आया, और 1893 में डुरंड आयोग की स्थापना। भारत अफगानिस्तान का सीमा निर्धारण इसी के समय में 1896 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। 1896 में सीमा निर्धारण हुआ था, आप बुकों में देख सकते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में भारत अफगानिस्तान की जो डुरंड रेखा है, तो इसमें 93 दिया है, देखते हैं इसे। तो ध्यान रखेंगे, इसमें सही दिया है कि 1893 में डुरंड आयोग की स्थापना हुई भारत पाकिस्तान के सीमा निर्धारण के लिए। लेकिन जब सीमा निर्धारण हुआ तो 1896 में हुआ। कब हुआ, 1896 में, ध्यान रखेंगे। 1891 में सम्मत आयु विवाह अधिनियम पारित हुआ, और 1893 में अफीम आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आ गए। तो इसने घोषणा की कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है, और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे, यानी कि अपने ब्रिटानी कब्जे में रखेंगे। किसने कहा, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा। 1894 में इसने कहा कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, यदि हमारे साम्राज्य का कोई अन्य राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन
लेकिन यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा, यह कहा किसने? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। क्योंकि भारत को अधिक अपना उद्योग का एक केंद्र मानते थे और बहुत शोषण करते थे। पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या। चापेकर बंधुओं ने प्लेग के जो अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी। अकाल की जांच के लिए लायल आयोग का गठन किया गया और 1895 में भारतीय व्यय की जांच के लिए बेल्वी आयोग का गठन किया गया। अब देखते हैं लॉर्ड कर्जन। तो 1899 में 1905 कर्जन से आपको ध्यान रखेंगे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके प्रत्येक कार्यों को भी ध्यान रखना है। तो भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय था कौन? कर्जन। रोनाल्डसे ने कर्जन की जीवनी लिखी है। कर्जन के कार्यों को आधार बताते हुए गोखले ने इनको आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है। औरंगजेब। केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत की कर्जन ने। भारत को स्वशासन से वंचित करने हेतु 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया, जिसके माध्यम से निगम निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या कम कर दी गई और नामित सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। 1899 में भारतीय टंकण पत्र का मुद्रण अधिनियम के द्वारा पाउंड को भारत में मान्य घोषित किया गया। 1 पाउंड बराबर 15 रुपये होते थे। 1900 में पंजाब भूमि अन्याक्रमण एक्ट पारित किया, जिसमें किसानों की भूमि को गैर कृषकों के पास न जाए। अब नेक्स्ट देखिए, 1903 में पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की किसने? कर्जन ने। कर्जन 1903 में फारस गया। फारस अफगान झगड़े को सुलझाने के लिए मैकमोहन को नियुक्त किया। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पारित कर सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा दिया। पुलिस प्रशासन के सुधार हेतु एंड्रयू फेजर की अध्यक्षता पुलिस आयोग का गठन, इसे देखिए ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न आपको कोई एग्जाम में पूछा गया है, इसे ध्यान रखेंगे कि पुलिस प्रशासन के सुधार हेतु एंड्रयू फेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया 1902 में। अब इसमें देखते हैं, सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में तथा विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904 में पारित किया गया। मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की नियुक्ति किया गया। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना भी कर्जन के समय में ही किया गया। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 कर्जन के समय में लाया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, जिसके इसे ध्यान रखना है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में कर्जन के समय में लाया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी आपको कर्जन के समय में ही 1904 में ही हुई थी। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया और तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1903-04 लाया गया, तिब्बत में, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, बंगाल का विभाजन कर्जन के समय में ही हुआ था। फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। इस डेट को याद रखेंगे, 1905 में कर्जन के समय में। मुख्य सेनापति किचनर से विवाद के कारण कर्जन ने अगस्त 1905 में त्यागपत्र दे दिया। किचनर आयोग का संबंध किससे है? तो किचनर कर्जन से है। कर्जन ऐसा वायसराय था जो अत्यधिक केंद्रीकरण एवं निरंकुश शासन का हिमायती था। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए उसने कहा कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी डिग्री नहीं मिलती है। मजाक में इसने उपहास उड़ाया था भारतीयों का। कलकत्ता नगर पालिका की स्थिति पर व्यंग करते हुए कहा कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा। इसने भी यह व्यंग कहा, ध्यान रखेंगे। वायसराय तो भारत का होता था, ये महापौर तो निगम का होता था, तो ये निगम का बनना चाहता। कलकत्ता नगर पालिका पर व्यंग करते हुए कहा था। कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा कि कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग करूं, यानी कि अब कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है, इसने स्टेटमेंट दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अब आता है लॉर्ड मिंटो, जो कि इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, तो बंग भंग विरोधी तथा स्वदेशी आंदोलन दबाने का प्रयास लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने किया और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में जो हुई थी, इसी के समय में हुई थी। खुदीराम बोस को फांसी, बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का कारावास हुआ था 1908 में, ध्यान रखेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अथवा मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पारित हुआ, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत यह की थी और इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसके फल जो होंगे बहुत कड़वे होंगे, तो मुस्लिमों को जो सांप्रदायिक निर्वाचन अलग से दे दिया गया। बाद में 1940 में पाकिस्तान की मांग उठने लगी और 1947 में आपको पाकिस्तान का विभाजन भी कर दिया गया, जो इसी अधिनियम का कारण माना जाता है।
1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, जिसके रास बिहारी घोष जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1908 का समाचार पत्र अधिनियम एक्ट 1908 पारित किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में देखते हैं तो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। जो आपको 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण कर दिया। और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 का आयोजन हुआ। और 1912 में देखिए, जो 11 में इसकी घोषणा हुई थी, और दिल्ली किसकी, राजधानी परिवर्तन की, इस बात को ध्यान रखेंगे 1911 में। 1912 में एस्लिंगटन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने नागरिक सेवाओं में 25% भारतीयों की नियुक्ति की बात कही। कितना, 25%। किस में, आपको नागरिक सेवाओं में। नागरिक सेवाओं को मतलब ICS में, जैसे IBS IPS वर्तमान का होता है, उसी प्रकार से। 1912 में बिहार प्रांत का गठन बंगाल से अलग होकर बनाया गया, ध्यान रखेंगे। 1913 में शिक्षा संकल्प प्रस्ताव लाया गया, जिसके तहत सरकार ने भारत में अशिक्षा को समाप्त करने का दायित्व भी लिया। और 1913 में ही, ध्यान रखेंगे, गीतांजलि को एशिया महादेश का भारत में पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। भारत तिब्बत के मध्य मैकमोहन रेखा 1914 का निर्धारण शिमला सम्मेलन 1914 द्वारा। 1914 में प्रथम विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ, और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, जिसमें आपको 37 देशों ने भाग लिया था, ध्यान रखेंगे। और उसमें जर्मनी की बुरी तरह से पराजित हुआ था, और उसे वर्साई की संधि 1919 में की गई थी। मदन मोहन मालवीय द्वारा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई, इस बात को ध्यान रखेंगे। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई। कहीं कहीं 15 देता है, तो आप इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे गए हैं, इसको ध्यान। अब जो आएंगे आपको सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि अब जो हैं आपको भारत के जो वायसराय, देखिए अभी सभी जो वायसराय ही चल रहे हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम लोग गवर्नर कहते हैं, सभी वायसराय ही हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिसका शासनकाल 1916 से 21 तक था। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन भी 1916 में चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता भी 1916 में हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 16 में की। चंपारण आंदोलन भी 1917 में हुआ, इसी के समय में। इसमें तीन कट्ठिया प्रथा भी कहा जाता है, समाप्त की महात्मा गांधी ने। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था, आप जानते हैं। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में बुलाया था महात्मा गांधी को। अहमदाबाद में सत्याग्रह, अहमदाबाद 18 1918। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा 18। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा हुई थी 1917 में। भारत शासन अधिनियम लाया गया था, जिसे द्वैत शासन भी कहा जाता है, तो 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में लाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। रॉलेट एक्ट में क्या था कि न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील, जिसको मन चाहा जब मन तब चाहा गिरफ्तार किया जा सकता है, यही अंग्रेजों का कानून था। प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में लाया गया था। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही प्रारंभ हुआ। पूना के DK कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916। सैडलर कमीशन की नियुक्ति 1917, जिसमें 2 भारतीय सर आशुतोष मुखर्जी एवं जियाउद्दीन अहमद थे। एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हुई। SP सिन्हा के बिहार प्रांत, बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद पर नियुक्त 1920 में किया गया, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड रीडिंग को देखते हैं। इसका भी कार्यकाल याद रखना है 1921 से 26। अब तो इस सभी लोगों का कार्यकाल आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, चौरा चौरी प्रकरण के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसको हुआ था 1922 में। 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। क्या था कि इसमें 21 सिपाही प्लस 1 थानेदार को जो भारतीय क्रांतिकारी थे थाने में आग लगाकर फूंक दिए थे। इसी के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। किसके समय में? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में, ध्यान रखेंगे। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी इसी के समय में हो गई, काफ़ी विरोध के कारण। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ लॉर्ड रीडिंग के समय में, इस बात को ध्यान रखेंगे।
1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी लॉर्ड रीडिंग के समय में। अब देखते हैं केरल का जो मोपला विद्रोह है 1921 में हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में। काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था 1925 में, ध्यान रखेंगे। अब इसको काकोरी ट्रेन डकैती नहीं, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, यानी कि एक्शन कर दिया गया, एक्शन। आप ध्यान रखें करंट के भी दृष्टिकोण से। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में हो गई लॉर्ड रीडिंग के समय में। और CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी लॉर्ड रीडिंग के समय में। अब एक एक डेट याद रखना है। और ICS की परीक्षा दिल्ली व लंदन में एक साथ कराने का निर्णय लिया गया था 1923 में। और पहली बार महिलाओं को वोट देने का 1926 में अधिकार दिया गया। कब? 1926 में। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद अभी रीडिंग की ही चल रहा है, रीडिंग ध्यान रखेंगे, रीडिंग कर रहे हैं हम लोग। तो अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट लाया गया रीडिंग के समय में। एकवर्थ दिया है, एटवर्थ भी कहीं कहीं देता है, इसे ध्यान रखेंगे। एटवर्थ समिति का गठन किया गया और इसकी अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया और पहला पृथक रेल बजट 1924-25 में प्रस्तुत किया गया। और अब जो है उस समय अलग किया गया था एटवर्थ समिति की सिफारिश पर, अब विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर आम बजट और रेलवे बजट को एक साथ कर दिया गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और विश्व में जो भारत की रेल की शुरुआत हुई थी उसमें 1925, ध्यान रखना है कि 1925 में विद्युत रेलवे की शुरुआत हुई। विद्युत रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई? 1925 में। और विश्व में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1825 में हुई थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं इसमें कि सैन्य सुधारों के लिए सैंडहर्स्ट की अध्यक्षता में समिति गठित हुई। इसमें मोतीलाल नेहरू भारतीय सदस्य बने। 1924 में ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विचार किए गए सांविधिक लोक सेवा आयोग की स्थापना बिना किसी देरी के की जाए। अब नेक्स्ट देखिए लॉर्ड इरविन, तो यह भी काफ़ी मात्रा में वायसराय लोकप्रिय रहा है, इसे ध्यान रखेंगे। अब इसके कार्यों को देखते हैं हम लोग। तो साइमन कमीशन भारत आगमन 1928 में हुआ था इरविन के समय में, जिसका भारतीयों द्वारा तीव्र विरोध किया गया क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे इस आयोग में। और यह जो साइमन कमीशन आया था, क्यों आया था? तो 1919 अधिनियम का जांच करने के लिए आया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति 1928 में हुई थी और नेहरू रिपोर्ट से तात्पर्य है मोतीलाल नेहरू से। देशी रियासतों के संबंध में हरकोर्ट बटलर समिति की नियुक्ति 1927 में हुई थी। ये इसमें प्रश्न देता है कि बटलर समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1927 में। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या, दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929 एवं लाहौर षड्यंत्र केस तथा लंबे उपवास के कारण जतीन दास की मृत्यु 1929 लॉर्ड इरविन के समय में हुई थी। कहने का तात्पर्य हुआ था कि 64 दिन भूख हड़ताल पर थे जतीन दास, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। और दिल्ली विधानसभा में बम भी फेंका गया था इरविन के समय में। और सैंडर्स की हत्या किसने की? तो इरविन ने की। क्यों की? तो क्या किए थे कि जब आया था 28 में आपको साइमन कमीशन, तो उसका लाला लाजपत राय विद्रोह किए थे। तो विद्रोह किए थे, इनको लाठी से मार दिया था। 1 महीने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कहा कि रुक रुक, तो इनको मार दिया तो हम भी तुमको मार देंगे। तो अब क्या किए कि जो ध्यान रखेंगे, किधर गया? तो सैंडर्स की हत्या इसमें ध्यान रखेंगे कर दी। तो इम्पोर्टेंट है, अच्छा ही हुआ कर दिया। तो एक बात और ध्यान रखना है कि जो जालियावाला बाग हत्याकांड था, जालियावाला बाग हत्याकांड 1919 में, तो इसमें जनरल ओडायर गोली चलवाया था अमृतसर में। तो अब इसमें क्या किया कि उधम सिंह थे, तो कहीं रुक रुक तुमको हम बताते हैं, तो ऐसे नहीं मानेगा। तो 1940 में अब सोच लीजिए कि ना उस समय एरोप्लेन था, कोई मतलब साधन था भारतीयों के लिए। 1940 में लंदन में जाकर इसको गोली मारे थे। किसको? जनरल ओडायर को। कौन? उधम सिंह। इस बात को ध्यान रखेंगे, भारतीय भी कम नहीं थे। अब नेक्स्ट देखिए, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ 1929 में। कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन का गठन तथा इसकी अनुशंसा पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 की स्थापना हुई। वर्तमान नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ध्यान रखेंगे। इरविन के समय में हुई थी। 1926 में प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित, जिसमें हड़ताल को वैध माना गया इरविन के समय में। ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास पर सर्वे करने हेतु 1929 में हरगोट समिति अध्यक्ष फिलिप जोसेफ हरगोट की नियुक्ति हुई थी। चटगांव शस्त्रागार पर हमला 1930 में हुआ था। 1 अप्रैल 1930 को शारदा अधिनियम लागू हुआ। विवाह की जो उम्र थी लड़कों के लिए 18 वर्ष कर दी गई और लड़कियों के लिए
14 वर्ष। देखिए प्रश्न पूछता है कि शारदा अधिनियम किससे है, तो उम्र से है। लड़कों का 18 वर्ष, लड़कियों को 14 वर्ष विवाह से। और कब लाया गया था, तो 1 अप्रैल 1930 को। और उसके बाद किसके समय में, तो इरविन के समय में। इसका कार्यकाल याद रखना है 1919 से 26-31। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ और दांडी यात्रा प्रारंभ 1930 में हुई थी। यह 12 मार्च को हुई थी, ध्यान रखेंगे। 12 मार्च से आपको 6 अप्रैल के बीच 24 दिन की यात्रा थी आपको 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार 1930 में किया गया। और गांधी इरविन समझौता 1931 में 5 मार्च, ध्यान रखना है 5 मार्च 1931 को हुई थी गांधी इरविन समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसमें स्थगित करने की बात आई और कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया। और महात्मा गांधी ने लंदन में जाकर भाग लिया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, आप जानते ही हैं। अब नेक्स्ट देखिए लॉर्ड वेलिंगटन, तो इसका शासनकाल वायसराय था, 31 से 36 था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 जिसमें कांग्रेस ने गांधी जी को एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर भाग लिया। 1932 में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना देहरादून में हुई। और 1932 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजो मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई, जिसमें आपको अलग से हरिजनों को इसमें आरक्षण दिया गया था। तो पूना पैक्ट हुआ, इसी के संबंध में पूना पैक्ट हुआ 1932 में। पूना पैक्ट को ध्यान रखना है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में। और भारत शासन अधिनियम लाया गया था 1935 में। और इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अनेक ब्रेकों वाली, ध्यान रखेंगे, अनेक ब्रेकों वाली लेकिन बिना इंजन के ट्रेन है, किसको व्यंग किया था 1935 अधिनियम के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 में लाया और 1935 में आपको इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, आरबीआई की। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवाद पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। 1935 के अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया। और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। और सहजानंद सरस्वती का आप नाम सुने होंगे, अग्रणी भूमिका थी इनमें। अब नेक्स्ट देखिए लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44, 1 सितंबर को इसी के समय में आपको द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और 45 में समाप्त हुई। तो प्रांतीय चुनाव 1936-37 में हुआ। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में, कुछ स्रोतों में 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1 सितंबर को 1939 में। और इसमें 61 देश भाग लिए थे। और देखिए 1 सितंबर को प्रारंभ हुआ और 2 सितंबर 1945 को यह समाप्त हो गया। हिटलर ने आत्महत्या कर ली गोली मार के उस समय। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया 1939 में। कहा कि ना रे बाबा ना कोई भाई ना कोई पाई, हम तुम्हारा युद्ध में साथ नहीं देंगे। क्योंकि भारत को धमकी मिली थी मित्र राष्ट्रों के द्वारा कि यदि आप अंग्रेजों का साथ देंगे तो हम आपके भी खिलाफ युद्ध करेंगे। इसलिए सभी जो कि 28 माह शासन चले थे 1935 में जो चुनाव हुए थे अधिनियम के तहत, तो इसने सभी प्रांतों से अपना त्यागपत्र दे दिया। कहा कि ना हम अंग्रेजों के साथ नहीं देंगे। कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन 1938 में 51वां सत्र था। सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता किए थे, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1929 में। त्रिपुरी संकट क्या था, तो त्रिपुरी संकट आप ध्यान रखेंगे, पट्टाभी जो सीतारामैया थे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। किसके, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। और इसको खड़ा कौन किया था, पट्टाभी सीतारामैया को, तो महात्मा गांधी किए थे। तो अब तो पट्टाभी सीतारामैया हार गए, तो कहे कि जब पट्टाभी सीतारामैया ही हार गए तो यानी कि हम हार गए, यानी कि महात्मा गांधी हार गए, तो महात्मा गांधी कहे कि इनसे मेरी सबसे अधिक हार है। तो इस बात को स्टेटमेंट जब दिए सुभाष चंद्र बोस के सामने, तो सुभाष चंद्र बोस ने कुछ कारणों से कहा कि नहीं, तब बात ठीक नहीं है। और इन्होंने महात्मा गांधी कहने पर त्यागपत्र दे दिया। जब त्यागपत्र दे दिया तब प्रश्न पूछा जाता है कि किसको अध्यक्ष बनाया गया, तब राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इसे आप ध्यान रखेंगे, कई बड़े एग्जाम में प्रश्न इससे पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 में उठी। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन हो गया 1941 में। और आज़ाद हिंद फौज की पहली टुकड़ी की स्थापना 1942 में की थी, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, बहुत मेहनत के बाद हम लोग लास्ट में पहुंच गए हैं, घबराने की बात नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किया गया था। और गांधी जी का पौनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ, 1940 में। और 8 अगस्त को वायसराय द्वारा अगस्त की प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। और ध्यान रखेंगे 9 अगस्त, ये तो हो गया 8 अगस्त, 9 अगस्त
9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी महात्मा गांधी ने की। देखिए क्रिप्स मिशन का आगमन, क्रिप्स मिशन का ध्यान रखेंगे, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 42 में ही हुआ था और उसमें आपको ए एलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो इसके अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ और मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया। बांटो और छोड़ो का तात्पर्य हुआ कि अंग्रेजों के समक्ष इस मुस्लिम लीग ने कहा कि हमको बांट दो और हमको छोड़ दो, हम अपना राज कर लेंगे। तो अंततः विभाजन करना ही पड़ा, आप जानते ही हैं। 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, काफ़ी लोग मर गए थे। लॉर्ड वेवेल का शासनकाल था 1944 से 47। तो श्री राजगोपालचारी द्वारा CR फार्मूला प्रस्तुत किया गया 1944 में और गांधी जिन्ना वार्ता असफल रहा 1944 का। वेवेल योजना व शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे, पूछा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में 2 सितंबर को हुई थी और इसमें हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें 61 देशों ने भाग लिया था, 4 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे। अभी तो तैयारी हो रहा है यूक्रेन और रसिया का, और अमेरिका कई देश हस्तक्षेप कर रहे हैं। कहीं तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो हम उस युद्ध से कहीं दूर नहीं हैं, हम भी उस युद्ध में समझिए कि शामिल हैं। और पृथ्वी को समाप्त करने के लिए सभी ने एक से एक एटॉमिक हथियार बना के रख लिए हैं। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 में हुआ, ध्यान रखेंगे। मिशन के सदस्य थे, आपको ध्यान रखेंगे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ध्यान रखेंगे। इसी देखिए किधर गया कि जो आपको ध्यान रखें 1942 में जो आया था कैबिनेट मिशन की प्रस्तुति की थी आने की, तो उसके जो सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, ए एलेक्जेंडर थे, तीनों का नाम याद रखना है। और उसमें जो अध्यक्ष पद की भूमिका निभाई थी स्टेफोर्ड क्रिप्स द्वारा निभाई गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 में बनाई गई, ध्यान रखेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाई गई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 में हुआ था। यह क्या हुआ था कि जो नेवी के जवान थे विद्रोह कर दिया, तो इसमें आपको ध्यान रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने इनके समक्ष कहा कि नहीं, आप आत्मसमर्पण कीजिए। 4500 सैनिक उसमें भाग लिए थे, समर्पण कीजिए। तब जाके इन्होंने, सेना ने समर्पण किया और कहा कि हम अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं कर रहे हैं, हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना सितंबर 1946 में। इस सरकार के अध्यक्ष बेबेल और उपाध्यक्ष नेहरू बने थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा 20 फरवरी 1947 तक को घोषणा की कि हम आपको आज़ाद कर देंगे। क्यों खुशी में थोड़ी ना किया था। उस समय आपको जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें हम लोग क्या हुआ कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था, तो इसकी सेना जो थी मित्र राष्ट्रों के खिलाफ मतलब कि लड़ रही थी, इसकी सेना, अब प्लस भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के कई रेल तेल उखाड़ना, डाक तोड़ना और सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाना और अंग्रेजों की हत्या करना। और म्यांमार से होते हुए उधर भारत में अरुणाचल प्रदेश से सुभाष चंद्र बोस फौज लेके भी प्रवेश कर गए थे और इससे डर हो गया अंग्रेजों को, कहा कि अब तो हम लोग मारे जाएंगे, इसीलिए घोषणा किया था। कोनो खुशी में नहीं किया था, डर के मारे किया था। अब नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 से जून 1948 तक रहे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय। देखिए पहले जब भारत आज़ाद हो गया, ध्यान रखेंगे, भारत जब आज़ाद होने की बात आई तो इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया और वह तो वायसराय ही था। तो अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, और गवर्नर जनरल भी हो गया। अब क्योंकि वायसराय का मतलब होता था कि ब्रिटेन का प्रतिनिधि भारत में शासन करेगा, तो अब जब ब्रिटेन का प्रतिनिधि समाप्त हो गया तो इसीलिए इसी को गवर्नर जनरल बना दिया गया और अंतिम वायसराय भी यही था। भारत विभाजन के संदर्भ में पहले बाल्कन प्लान को विचार दिया किंतु इसे स्वीकार नहीं किया लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो बाल्कन प्लान का संबंध किससे है? तो लॉर्ड माउंटबेटन से है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया और पारित भी किया गया 18 जुलाई को, ध्यान रखेंगे। रेड क्लिफ लाइन 1947 भारत पाकिस्तान का सीमा निर्धारण किया गया और विभाजन भी कर दिया गया। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ। 14 अगस्त को उसका विभाजन किया गया था पाकिस्तान का। 15 अगस्त भारत स्वतंत्र हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान। 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना करते समय गोली मार दी थी और उसमें 30 जनवरी को, ध्यान रखेंगे, शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और चक्रवर्ती राजगोपालचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल रहे। जब यह गवर्नर जनरल चला गया अंग्रेज तो भारत के कौन बने थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी गवर्नर बने थे, ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ, यानी कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो उस समय तो राष्ट्रपति थे नहीं, तो इसमें ध्यान रखेंगे
जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इन्होंने ही इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी अंतरिम। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इस तरह से बहुत ही समग्र रूप से कम समय में आपको यह बता दिया गया। आप इसे देख लेते हैं तो प्रश्न नहीं छूटेंगे। नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक पहुँचे हैं तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।